क्या आपको पता है कि भारत में सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है, लेकिन ये रोजगार बहुत कम क्रिएट करता है। और सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक सेक्टर प्राइमरी सेक्टर देता है, एग्रीकल्चर, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम होता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का एक अलग वीडियो होगा, लेकिन यहाँ बेसिक समझने के लिए आप बड़ा इतना समझ लीजिए कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं का कुल योग जीडीपी कहलाता है। अब बड़ा एक एग्जांपल से यूं समझिए कि आपका घर है, घर को अपना एक देश मानिए, घर है, और उस घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स इनकम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, तो उनका पूरा योग, वो वर्ष में कितना कमा रहे हैं, कुल मिला के उनकी सैलरी कितनी है वर्ष में, वो जीडीपी होता है। बड़ा अभी इतना समझिए, ठीक है। सर्वप्रथम 1951-52 में सीशो, जिसका वर्तमान में नाम एनएसओ हो गया है, पहले उसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वर्तमान में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि आपको डिटेल में कलर वीडियो में बताया जाएगा जब अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट आएगा तब। तो 651-52 में अपना डाटा देता है और बताता है कि रोजगार और जीडीपी में योगदान के क्रम में कौन क्षेत्र किस तरह आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे प्ले हो रहा है अभी। तो 51-52 में सीशो ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र देता था 70% तथा अप्रोक्सीमेट जीडीपी में इसका योगदान 55% था। उसके बाद 20% सेकेंडरी सेक्टर देता था तथा जीडीपी में उसका योगदान 15% था तथा 10% रोजगार सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र देता था तथा जीडीपी में इसका योगदान 30% था। वर्तमान में 23-24 में देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार आज भी प्राइमरी सेक्टर ही दे रहा है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान घटकर लगभग 20% हो गया है तथा उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर रोजगार देता है 28% तथा जीडीपी में इसका योगदान लगभग 25% है। तत्पश्चात सर्विस सेक्टर 27% रोजगार दे रहा है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान बढ़कर सबसे अधिक यानी लगभग 55% 55% हो गया है। तो इस प्रकार अगर आप रोजगार निर्भरता देखें बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम रोजगार कौन दे रहा है? सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सबसे अधिक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद प्राइमरी, यानी सबसे अधिक रोजगार प्राइमरी सेक्टर आज भी हमें दे रहा है। तो आपने डाटा देखा और डाटा से आपको पता चला कि भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र सृजित करता है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम है। और सबसे अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही निर्भर करती है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रचंड बेरोजगारी, कृषि जोतों के आकार में कमी, कृषि उत्पादकता में कमी और कृषकों की आय में कमी। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या है? प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जहां पे अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, सीमांत मतलब अतिरिक्त उत्पादकता शून्य होती है। आप बेसिक एग्जांपल लें कि जैसे दो लोग हैं, एक निश्चित आटे की क्वांटिटी है, इतनी मात्रा में आटा है और वो उसको गूंथ के रोटी बना रहे हैं दो लोग, ठीक है, और वो आपस में बांट के खाते हैं। लेकिन संयोग से 3 लोग और आ जाते हैं। अब क्या है, आटे की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही है, मात्रा उसकी उतनी ही है, और जब रोटी बनती है तो और जो 2 लोगों में बंटनी थी वो 4 लोगों में बंट जाती है, ठीक है। अभी भी वो उतना ही है सब कुछ, तो आप समझ रहे हैं। तो जो 2 सुकून से खा रहे थे वो भी सुकून से नहीं खा पा रहे हैं, वो भी 4 लोगों में 3 लोगों में और एक्स्ट्रा बट गया। तो यही होती है प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है, कि उसकी उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी जो पैदा हुआ और वो भी बट गया। तो यही है कृषि क्षेत्र में, कि कृषि क्षेत्र में पर हेक्टेयर जितनी उत्पादन या उत्पादकता होती थी वो आज भी वही है, लेकिन लोगों की निर्भरता के कारण जो पहले से डिपेंडेंट लोग थे उनकी भी आय प्रभावित हो रही है, उनकी आय में कमी आ रही है और कृषकों में गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो उत्पादन और उत्पादकता क्या होती है? तो कृषि जोत में होने वाले कृषि उपज को उत्पादन कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन कहा जाता है। अब कृषि जोत में पर हेक्टेयर होने वाले उत्पादन को कृषि की उत्पादकता कहा जाता है। आप ऐसे समझिए कि किसी के पास 1 बीघा खेती है, 2 लोग हैं और एक के पास 2 बीघे खेती है। तो जिसके पास 1 बीघे खेती है वो 1 क्विंटल अनाज उत्पन्न करता है, जिसके पास 2 बीघे खेती है वो भी 1 क्विंटल अनाज उत्पन्न करता है। तो दोनों ही 1 क्विंटल अनाज उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक के पास 1 बीघे खेती है और एक के पास 2 बीघे खेती है। तो यानी जिसके पास 1 बीघे खेती है उसके खेत की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही होती है उत्पादकता, कि पर हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। देखते हैं कि जोतों के उपविभाजन तथा अपखंडन के कारण जो खेती में जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो क्या हो रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है, कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है, उत्पादकता में कमी होगी तो किसानों की आय में कमी होगी, आय में कमी होगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय कैसे होगा, समाज में असमानता होगी तो न्याय कैसे होगा, फिर अराजकता फैलेगी, असंतोष की भावना आएगी। तो आप देख सकते हैं हर चीज आपस में कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं इनको सरकार ने दूर करने का प्रयास नहीं किया, सरकार ने भी बहुत प्रयास किए, जिसमें से प्रमुख प्रयास जैसे चकबंदी, हदबंदी, सहकारी कृषि, संविदा कृषि, एफपीओ और आधुनिक मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग। लेकिन क्या इनका प्रभाव हुआ?
जितनी मात्रा में होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था, ये सारी जो स्कीम्स हैं उतनी सफल नहीं हुई। चकबंदी क्या होता है कि जो चक में बांधना, जो बिखराव है खेतों का उनको बांधना। हदबंदी का मतलब होता है कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो उसकी सीमा को निर्धारित करना कि किसी पर्टिकुलर प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी कृषि जोत होनी चाहिए, ये होता है। ठीक है। सहकारी कृषि का मतलब होता है कि आपस में मिलकर खेती किसानी को करना। और संविदा का मतलब होता है पहले से जो किसान है और कंपनी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि भाई जो उत्पादन होगा, जब फसल उग चुकी होगी, कटेगी, तो उस वक्त बाजार में क्या रेट है उससे कोई मतलब नहीं, आज हम जो तय कर रहे हैं हम आपको उसी रेट पर उस वक्त बेचेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एफपीओ का गठन और आधुनिक मशीनों का निर्माण। भारत में भू स्वामित्व के आधार पर किसानों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, लघु किसान, स्मॉल फार्मर, मध्यम किसान, मीडियम फार्मर। मध्यम को 2 भागों में, अर्ध मध्यम और मध्यम, सेमी मीडियम एंड मीडियम। और फोर्थ है बड़े किसान, लार्ज फार्मर। तो इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि सीमांत कृषक कौन है, लघु किसान कौन है, मध्यम किसान कौन है और बड़े किसान कौन है। तो सीमांत कृषक वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, और लघु किसान वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक तथा 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। अर्ध मध्यम किसान कौन होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक किंतु 4 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। वही मध्यम कृषक वे होते हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। और बड़े किसान वे होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है। किसान कौन होते हैं? सरकार ने परिभाषित किया कि कृषक वे हैं जिनके पास अपनी कृषि जोत भूमि है लेकिन वो उस पर कार्य नहीं करते, यानी वो किसी को लीज पर दे रखे हैं, जिसे बोलते हैं ना अधिया में देना है, किसी को काम पे दे रखे हैं और वो कोई और व्यक्ति उस पर काम कर रहा होता है, वो कृषक होते हैं। ठीक है। एक होते हैं काश्तकार, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, कभी लीज पे कभी दिहाड़ी पे। और एक होते हैं खुद काश्त, जिनके पास खुद की कृषि जोत भूमि है और वो उस पर कार्य भी करते हैं। तो वर्तमान में जो भारत सरकार की जो योजना है पीएम किसान योजना, उसका लाभ काश्तकारों को प्राप्त नहीं है, वो कृषक यानी किसानों और खुद काश्त को ही प्राप्त है। भारत में लगभग 9% प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये ISPT 2013 का क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी वास्तव में तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी। लेकिन कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि भारत के पास यूएसए के पास कितने 167 से अप्रोक्सीमेट 168 मिलियन हेक्टेयर कृषि जोत भूमि है। तो भारत के पास यूएसए के बाद सबसे अधिक कृषि जोत भूमि है, 159 मिलियन हेक्टेयर। तो कृषि क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसके बढ़ने का रीजन क्या है? पहली, बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि जोतों के आकार में कमी, कृषकों में कुशलता का अभाव और औद्योगिक विकास का अभाव। तो भारत में कृषि जोत में प्रमुख 2 जो चुनौतियां हैं वो 2 हैं। पहला, जोतों का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ लैंड, एंड दूसरा है जोतों का अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जोतों का उपविभाजन का मतलब होता है कि जो बड़े आकार के थे उनका छोटे आकारों में बदलना, तब्दील होना। ठीक है। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जोतों का अपखंडन, मतलब जोतों का बिखराव। सपोज आपके पास कुछ खेत यहाँ पे है, फिर 15-20 किलोमीटर दूर, फिर 50 किलोमीटर दूर कोई खेती किसानी पड़ी है, फिर 60 किलोमीटर दूर आपका कोई खेत पड़ा हुआ है। ये कृषि जोत की प्रमुख 2 चुनौतियां हैं। अच्छा, इनका रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि पहला कारण, दूसरा संयुक्त परिवारों का टूटना, तीसरा उत्तराधिकार का नियम, और चौथा जो सबसे अहम है किसानों की ऋणग्रस्तता। तो रोजगार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला, श्रम आधारित उद्योग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, एंड दूसरा पूंजी आधारित उद्योग, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो श्रम आधारित उद्योग वे होते हैं जहां पे कम पूंजी, पुरानी तकनीकी लेकिन अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यही कारण है कि भारत सरकार इस पे सबसे अधिक फोकस कर रही है। आखिर MSME को ही सबसे ज्यादा भारत सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है? पूंजी आधारित उद्योग पर अपना ध्यान क्यों नहीं केंद्रित कर रही है? चलिए जानते हैं। 2020 में भारत सरकार ने MSME एक्ट 2006 में अमेंडमेंट करके MSME की नई परिभाषा दी, जो निवेश और टर्नओवर यानी बिक्री पर आधारित थी। जो इस प्रकार है, सरकार कहती है कि सूक्ष्म उद्योग वो होंगे जिनमें 1 करोड़ का निवेश हुआ होगा और 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो। जो मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगी उसे 5 का मल्टीप्लाई करना, टर्नओवर आपका निकल आएगा। ठीक है। और लघु उद्योग वो होंगे जिनमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और 50 करोड़ का टर्नओवर, तथा मध्यम उद्योग वे होंगे जिनमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और 2500 करोड़ का टर्नओवर। और जो MSME की जो डिफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे डिपेंडेंट, ये वस्तु और सेवा दोनों के रिगार्डिंग है। तो भारत में रोजगार के मामले में MSME सबसे बड़ा रोजगार क्रिएटर है वर्तमान में, जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देता है। लगभग 11 करोड़ रोजगार भारत को दे रहा है वर्तमान में। अच्छा, पूंजी आधारित उद्योग क्या होते हैं?
वे उद्योग जहां अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी और उच्च कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे सर्विस सेक्टर। ठीक है, बट आपको पता है कि भारत में कुशल श्रमिकों की बहुत कमी है। भारत के संदर्भ में एक परिभाषा प्रचलित है कि भारत में श्रमिक मांग की तुलना में अधिक आपूर्ति आधारित है। इन इंडिया लेबर आर मोर सप्लाई ड्रिवन rather than डिमांड ड्रिवन। तो अधिक कुशल श्रमिकों की मांग करता है सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। यही रीजन है कि अधिक रोजगार क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि भारत में कुशल श्रमिकों की बहुत कमी है। आप एक आंकड़ा देखें कि साउथ कोरिया में कुशल जो पर्टिकुलर सर्टिफाइड है, जो औपचारिक है, फॉर्मल है, जिनको सर्टिफिकेट प्राप्त है, कौशल युक्त श्रमिक है, वो 96% है साउथ कोरिया में। अमेरिका में यह आंकड़ा 55% है और चाइना में 30 से 35% है, जबकि भारत में यही आंकड़ा 4.7% है। तो आपने देखा कि सबसे अधिक जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान है, लेकिन फिर भी ये रोजगार क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भारत में कुशल श्रमिकों की बहुत कमी है। तो जीडीपी में योगदान होने के बाद भी सबसे कम रोजगार क्यों? क्योंकि कुशल श्रमिकों का अभाव है और सर्विस सेक्टर अत्यधिक कुशलता की मांग करती है। इसके अतिरिक्त ये अधिक पूंजी आधारित भी होता है, जिसके कारण यहां रोजगार ज्यादा सृजित नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर भारत सरकार को सबसे अधिक फोकस कहां करना चाहिए? सेकेंडरी सेक्टर पे, एमएसएमई में। यही रीजन है कि भारत सरकार वर्तमान में स्किल्स की बहुत सारी स्कीम चलाती है। आप देखते होंगे गांव में कंप्यूटर कोर्स फ्री में सिखाए जाते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स सिखाए जाते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा सिलाई मशीन के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, ताकि लोगों में कुशलता, स्किल डेवलप हो सके। तो भारत में ना श्रमिक कम है, ना रोजगार की कमी है तो कुशलता की, स्किल की। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो रोजगार को अधिक दे रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका कम है, लेकिन उसमें जो सुधार किए जा सकते हैं उसके बावजूद भी हम वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा हम किसानी या कृषि जोत को आकारों को बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। तो हम कहाँ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ हम रोजगार को सृजित कर सकते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो फिर हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कैसे करते हैं और क्यों? क्या रीजन है कि हम टर्शरी सेक्टर में आज भी रोजगार इतना क्रिएट नहीं कर पाते? यही कारण है कि भारत सरकार का सबसे अधिक फोकस सेकेंडरी सेक्टर पे है। और क्यों है, चलिए जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो निर्माण और विनिर्माण मुख्यतः इस पर आधारित होता है, जिसमें निर्माण में सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरी वर्कर्स होते हैं, और विनिर्माण में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी हद तक उसका जो रेशियो रखा जाता है। आप एक चीज देखिए कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज होने के बाद भी उसमें काम करने वाले कुछ श्रमिक अनौपचारिक होते हैं। वो कैसे? जैसे आप एग्जांपल के लें कि आपके आसपास बहुत ऐसे स्कूल होंगे जो गवर्नमेंट होगी, लेकिन वहां जो कुछ टीचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो सोशल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होगी जो वैकेंसी से भर्ती होकर अपॉइंटेड टीचर्स की होती है। बहुत सारे फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, काफी अनऑर्गेनाइज भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कोई वर्कर फॉर्मल औपचारिक श्रमिक है या अनौपचारिक है? तो इसकी कुछ डिफिनेशंस है, कुछ साइंस है। जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पे आप देखेंगे टाइम फिक्स होता है, आगे बढ़ने के अवसर होते हैं और वेतन निश्चित होता है। इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। आप देखिए जो वर्कर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक हायर्ड। ठीक है, हायर्ड में भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर नियमित और एक अनियमित। ठीक है, तो जो नियमित होते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है। ये वही है जो औपचारिक होते हैं, जिनका वेतन निश्चित होता है, जिनको सोशल सिक्योरिटी प्राप्त होती है। और एक ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं, जिनका वेतन तो हो सकता है निश्चित हो, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होती, उनका कई दफा उनका वर्क टाइम भी निश्चित नहीं होता, और जो दिहाड़ी पर कार्य कर रहे होते हैं। तो भारत में प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल है, जबकि अदर सेक्टर्स कुछ कंडीशंस के अतिरिक्त फॉर्मल है, ऑर्गेनाइज्ड है। यही रीजन है कि लोगों का फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्यादा रुझान है। आप देख रहे होंगे लोगों में गवर्नमेंट जॉब को लेके या ऐसी जॉब्स जहां पे पर्टिकुलर सिक्योरिटी मिलती है, बहुत क्रेज रहता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि वहां पे सोशल सिक्योरिटी प्राप्त होती है। सोशल सिक्योरिटी कैसे? जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, मातृत्व अवकाश, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं। इसलिए लोग फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं अधिक से अधिक। और भारत में 85% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले इनफॉर्मल या कैजुअल वर्कर्स हैं, जबकि 15% ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले फॉर्मल हैं, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी प्राप्त है। तो सीएसओ फॉर्मल सेक्टर को डिफाइन करते हुए कहता है, परिभाषित करता है कि फॉर्मल सेक्टर वो है जहां पे 10 से अधिक वर्कर विद्युत के साथ यानी मशीन के साथ कार्यरत हो तथा 20 से अधिक बिना विद्युत के साथ कार्यरत हो। तथा अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल वो सेक्टर होता है जहां पे 10 से कम विद्युत के साथ और 20 से कम बिना विद्युत के कार्यरत हो। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो प्ले हो रहा है, आप देखें कि भारत में श्रम बल का वितरण कैसे हुआ है। तो हम 21-22 के डाटा अगर देखें तो संपूर्ण भारत में प्राइमरी सेक्टर 45% रोजगार दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर
24% और टर्सरी सेक्टर 31%। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर 58%, सेकेंडरी 21%, टर्सरी 21% एंड शहरी क्षेत्र में आप देखें कि प्राइमरी सेक्टर 6%, सेकेंडरी 34% एंड टर्सरी 60% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इस प्रकार भारत में सेल्फ हायर्ड स्वनियोजित जो श्रमिक है वो 52% है, 18% जो नियमित है और अनियमित या अनियत श्रमिक जो है वो 30% है। तो आपने ओवरऑल देखा कि किस प्रकार भारत में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, लेकिन फिर भी हम रोजगार सृजित नहीं कर पाते क्योंकि अधिक पूंजी की मांग करता है, अधिक कुशल श्रमिकों की मांग करता है जो कि भारत में नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में हम कितना भी सुधार करें लेकिन हम कृषि जोत के आकारों को नहीं बढ़ा सकते और अच्छा प्रोडक्टिविटी के लिए हम यही चाहिए कि हम उसकी प्रचंड बेरोजगारी को दूर करें और जो वर्कर्स हैं उनको सेकेंडरी फील्ड में लाएं, निर्माण और विनिर्माण में, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। यही रीजन है कि भारत सरकार सबसे अधिक एमएसएमई पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। आई होप आपको समझ